This conference will now be recorded. So today we will discuss about S3, right? तो S3 के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया था और ओवरव्यू क्या है? जो S3 बकेट है वो है आपका स्टोरेज सॉल्यूशन, है ना? तो दो तरीके के स्टोरेज सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। बेसिकली इनफैक्ट अगर आप बोलोगे तीन सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। एक है EBS, EBS जो हमने EC2 के साथ पढ़ा, ठीक है? उसमें क्या करते हो आप ब्लॉक कट करते हो और उसको सर्वर के साथ अटैच, ठीक है? ये जो सर्वर स्टोरेज है उसको हम बोलते हैं EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। तो इसका साइज कभी भी आप स्ट्रेच कर सकते हो तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर हो गया, राइट? उसके बाद एक और सॉल्यूशन अवेलेबल है जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, और वो है S3 सर्विस, है ना? तो S3 सर्विस क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस, सिंपल स्टोरेज सर्विस। और इसके साथ में ये जो काम करती है, बेसिकली ये किस में काम करती है? ये करती है ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो। बेसिकली क्या करते हो, बास्केट क्रिएट करते हो, बकेट क्रिएट करते हो, और उस बकेट के अंदर आप अपनी फाइल्स पुट करते जाते हो। तो वो फाइल्स हो सकती हैं, वो फोल्डर्स हो सकते हैं, आप उसमें पुट करते जाओगे, और हर एक ऑब्जेक्ट का एक लिंक होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का एक लिंक होगा, ठीक है? हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेपरेट लिंक होगा, ठीक है? तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेपरेट लिंक होगा। और क्या होता है इसके अलावा? एक और स्टोरेज अवेलेबल है जिसको बोलते हैं EFS, ठीक है? तो EFS है इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये शेयर्ड बेस स्टोरेज होती है, और ये बेसिकली आप मल्टीपल सर्वर्स इसको शेयर स्टोरेज की तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे फाइल सर्वर्स होते हैं, या अगर आप कोई कॉमन स्टोरेज यूज करना चाहो, अभी क्या है, EBS क्या है, EBS सिर्फ एक ही सर्वर के साथ अटैच होती है ना? लेकिन अगर आप मल्टीपल सर्वर्स के साथ कुछ शेयर स्टोरेज यूज करना चाहो तो आप EFS यूज कर सकते हो, ठीक है? तो EFS हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट S3 क्या है? S3 क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, ठीक है? तो S3 क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। एक बकेट बनाओगे, उस बकेट के अंदर काफी सारे आइटम्स आप रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट का एक लिमिट होता है। एक ऑब्जेक्ट का कितना लिमिट होता है? 5 टेराबाइट। तो एक ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम साइज है वो कितना होगा? 5 टेराबाइट। तो मान लो आपने एक बकेट बनाया, अब आप उसको एज ए बैकअप सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। आप अपनी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, मैं उस बकेट के अंदर पुट कर सकता हूँ, और वो फाइल एज ए बैकअप वहां पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है? तो एक बैकअप सॉल्यूशन हो गया। बैकअप वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। वेबसाइट में आप अपनी स्टोरेज जो है, अपनी इमेजेस वगैरह हो गया, जो वीडियोस हो गया, वो सब कुछ एक S3 स्टोरेज के अंदर रख दो। और उनके जो लिंक होते हैं, हर ऑब्जेक्ट का एक सेपरेट लिंक होता है, वो सेपरेट लिंक को आप क्या करो, अपनी वेबसाइट से लिंक कर दो। होगा क्या कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक्चुअली लाइट रहेगी, और जब भी कोई उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो सिर्फ पर्टिकुलर लिंक के लिए जाएगा और उस कंटेंट को एक्सेस करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, और काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, है ना, जो यूज कर रही हैं ये, और उसके थ्रू मोबाइल्स वगैरह या इमेजेस वगैरह या मूवीज वगैरह आपको प्रोवाइड कर देते हैं। या सॉन्ग्स होते हैं, है ना, MP3 सॉन्ग्स होते हैं, गाना हो गया। तो एक एप्लीकेशन बनाई और हर किसी का एक ऑब्जेक्ट URL दे दिया, ठीक है? तो ये एक यूज केस हो गए जो यूज हो रहे हैं S3 के। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन अपलोड, ठीक है, बकेट बना सकते हो। एवरी ऑब्जेक्ट यू अपलोड विल हैव ए ऑब्जेक्ट URL, ठीक है? यू कैन नॉट इंस्टॉल OS ऑन S3 स्टोरेज। तो S3 स्टोरेज पे आप OS इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है या एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे एक ऐसी स्टोरेज चाहिए जिसपे मुझे OS इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो मैं कौन सी स्टोरेज यूज करूंगा? EBS, ठीक है? EBS इज कॉस्टलियर देन S3, ठीक है? जो S3 की कॉस्ट है वो काफी कम है, चीप स्टोरेज है, ठीक है? बट EBS जो है वो कंपैरेटिवली कॉस्टली है, क्योंकि वो सर्वर्स के साथ में अटैच होती है। एक और इशू आता है S3 में, क्या है, S3 में आपका साइज लिमिट कुछ नहीं है। मतलब आप जितना यूज कर रहे हो, वो किस मॉडल पे काम कर रही है, वो पे पर यूज पे काम कर रही है।
जो यूज केस है वो पेपर यूज है। मतलब अगर आप 5 MB यूज कर रहे हो तो आप जस्ट 5 MB का ही पे करोगे। EBS में आप ब्लॉक कट करते हो, आपने 10 GB का ब्लॉक कट किया, चाहे आप उसको यूज करो या ना करो, लेकिन आपको पे करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जितना यूज कर रहे हो, जितनी फाइल्स आपने अपलोड की है, सिर्फ उसी का पे करना है। ठीक है, उससे ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। आप सपोज करो 5 MB की कुछ सेंट में कॉस्ट आ रही है, तो सिर्फ आपको वो ही देना। इट इज सिमिलर टू गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। तो जैसे आपका गूगल ड्राइव होती है या वन ड्राइव होती है, आपने यूज किया होगा, तो गूगल ड्राइव के तरह ही आप इसको बिल्कुल समझ सकते हो। आपको इसका एक लिंक होगा और वहां पे उस बकेट के अंदर आप अपने आइटम्स अपलोड करते जाओ। यूज केस मैंने आपको बताया, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये हो गया। पेपर यूजर, whatever your size, whatever your size content, you will pay for that only. स्टोरेज है, तो बैकअप के लिए भी जो EBS के बैकअप होते हैं, उसमें भी आपका S3 में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, एक बैकअप की कॉपी बन जाती है और वो स्टोर हो जाता है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इट इज $1 कॉस्ट फॉर 40 GB। इज कॉस्ट फॉर $1 फॉर 40 GB। फीचर्स इसमें क्या क्या हैं, ठीक है, तो फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, वर्जनिंग कर सकते हो, लॉग्स कर सकते हो, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कर सकते हो। मतलब आपने 2 बकेट बनाई, एक बकेट ओरेगन में बना दी, एक बकेट मुंबई में बना दी। ठीक है, और आप उसका डेटा एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट कर सकते हो। और हर रीजन, हर बकेट का क्योंकि लिंक अलग होगा, एक्सेस लिंक, तो सपोज करो ओरेगन में कुछ डेटा है, तो जो ओरेगन के यूजर्स हैं या जो यूएस के यूजर्स हैं, आप उनको ओरेगन वाला लिंक दे सकते हो, और मुंबई वाले या एशिया वाले रीजन्स के लिए आप एशिया वाले लिंक दे सकते हो S3 बकेट का। उससे क्या एडवांटेज होगा, डेटा तो आपका रेप्लिकेट हो रहा है, राइट, लेकिन लेटेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि जो यूएस के लोग हैं वो इजीली उसको ओरेगन के लिंक के थ्रू एक्सेस करेंगे। ओरेगन ऑब्वियसली नियर बाई है, तो आपको लेटेंसी कम मिलेगी और डेटा आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन आप यूज कर सकते हो। आप लाइफ साइकिल रूल भी सेटअप कर सकते हो। मान लो अगर उसके अंदर आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, होता क्या है कि अगर आप लॉग्स एनेबल करते हो या ऑब्जेक्ट्स आपका कुछ ऐसा है कि आपके डेली 1000 ऑफ ऑब्जेक्ट अपलोड हो रहे हैं या 100 ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो रहे हैं, तो ओवर द टाइम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काउंट काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और आपको तो स्टोरेज के अकॉर्डिंगली पे करना है, आपको तो स्टोरेज के अकॉर्डिंगली पे करना है। तो आप चाहते हो कि आपकी स्टोरेज क्लीन रहे और जो आइटम्स आप यूज नहीं कर रहे उनको रिमूव कर दो, राइट। बट ये तो काफी टीडियस टास्क हो जाएगा अगर आप वन बाय वन सेलेक्ट करके रिमूव करोगे या कुछ लॉजिक लगा के करोगे, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने इजी कर दिया है, आप लाइफ साइकिल रूल सेटअप कर सकते हो कि अगर आपके कुछ आइटम्स इस डेट से ज्यादा ओल्डर हो गए हैं, तो आप इसको या तो कोई डिफरेंट स्टोरेज क्लास में कर दो। अब डिफरेंट स्टोरेज क्लास का भी एक कंसेप्ट आता है, स्टोरेज क्लास जैसे स्टैंडर्ड है वो कॉस्टलीएस्ट है, जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। फिर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आती है, ग्लेशियर आती है। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप की स्टोरेज है, ये स्टोरेज क्लासेस है। तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होगी। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस क्या होगा, थोड़ा सा उसका प्राइस कम होगा, उसमें कुछ कंडीशन लगी होगी। ठीक है, ग्लेशियर स्टोरेज काफी ज्यादा सस्ती होगी, क्योंकि इसमें ये सिर्फ बैकअप के पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो कि आप लाइफ साइकिल रूल सेटअप कर सकते हो कि भाई आफ्टर सम टाइम मुझे इन आइटम्स की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड स्टोरेज से आप इसको ग्लेशियर में चेंज कर दो, तो यू कैन डू दैट। होगा क्या, उससे आपका थोड़ा प्राइस बच जाएगा। यहाँ पे अगर 40 GB स्टोर हो रहा था, यहाँ पे आपका 70 GB स्टोर हो जाएगा डेटा, तो 30 GB का बेनिफिट हो गया ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। और आप ये भी सेट कर सकते हो कि आइटम्स ओल्डर देन पर्टिकुलर डेट, आइटम्स ओल्डर देन पर्टिकुलर डेट, उसको भी आप डिलीट कर सकते हो।
मतलब कि कई बार होता है कि हमें 1 ईयर हो गया, अब इससे ज्यादा पुराने रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे यूजिंग लाइफ साइकिल रूल। तो लाइफ हमारे थोड़ा इजी कर देता है, अदरवाइज आप डेली आओगे और ओल्डर देन 1 ईयर निकालोगे और डिलीट करोगे, इट विल बी टीडियस टास्क। ट्रांसफर एक्सेलेरेशन फीचर है, ट्रांसफर एक्सेलेरेशन क्या करता है, इम्प्रूव वेबसाइट रिस्पॉन्स, इम्प्रूव वेबसाइट रिस्पॉन्स। एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एज लोकेशन, एज लोकेशन, ये उस फीचर को यूज करता है AWS के, और उसके थ्रू वेबसाइट का रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट कर देता है, बट उसके लिए वो एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है, ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई इशू। अच्छा, इंक्रिप्शन और एक चीज देख लेते हैं, इंक्रिप्शन में क्या है, हाँ, इंक्रिप्शन में क्या है, इंक्रिप्शन में दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोवाइडेड इंक्रिप्शन की, होता है AWS प्रोवाइडेड इंक्रिप्शन की, और एक होता है मैनेज इंक्रिप्शन की, तो आप मैनेज कर लो, ठीक है, तो ये दोनों की आप यूज कर सकते हो, अगर आपकी कोई की है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, और आप AWS की चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, दो तरीके की कीज होती हैं, उनके थ्रू आप अपना इंक्रिप्शन मैनेज कर सकते हो, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट? यस नो मे बी, या मैं प्रैक्टिकली आगे प्रोसीड करूं तो और क्लियर हो जाएगा। और क्लियर हो जाएगा भजन। स्टोरेज क्लास में एक बार थोड़ा सा एक सेकंड रिपीट करेंगे कि स्टोरेज क्लास में स्टैंडर्ड, इनफ्रीक्वेंट एंड ग्लेशियर तीन है, राइट? तो ओल्डर डेटा को हम मूव करते हैं, बट मतलब उससे हमें फायदा क्या हुआ? मतलब स्टोरेज के फीचर्स जो है ना वो चेंज है, स्टोरेज के फीचर्स चेंज है, फीचर्स क्या है, अब मैं आपको फीचर्स कुछ बताता हूँ। तो कॉस्ट देखो, कम है, राइट? हाँ, कॉस्टिंग कम है बिल्कुल, अगर फीचर्स कम हो जाते हैं तो कॉस्टिंग कम हो जाता है, राइट। एक चीज बोलते हैं यहाँ पे जिसको बोलते हैं 99%, 99.9% अवेलेबिलिटी, ओके। ठीक है, और बैक्ड अप बाई फ्री अवेलेबिलिटी जो, ठीक है, और 11.9 ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, 11.9 ड्यूरेबिलिटी। अच्छा है, गुड, आपके क्वेश्चंस आएंगे देखो तो क्लैरिफाई आपके डाउट ज्यादा होंगे। 99% अवेलेबिलिटी है, बैक्ड अप बाय 3 अवेलेबिलिटी जोन है, 11.9 ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, और लो लेटेंसी है, लो लेटेंसी है, ठीक है। ग्लेशियर में ये चीज क्या हो जाता है, लेटेंसी इज हाई, 3 to 4 hours फॉर फर्स्ट फ्यू KB। आपने जब हम लोगों ने ABS किया था तो ABS में ग्लेशियर स्टोरेज थी नहीं, EBS में ग्लेशियर नहीं, ठीक है, तो ग्लेशियर स्टोरेज में लेटेंसी हाई है, 3 to 4 hours, ओनली यूज फॉर बैकअप पर्पस, ठीक है, बैकअप पर्पस, और एक ही नहीं है, स्टोरेज क्लास ऑलमोस्ट मिला के 7 हो जाते हैं, 7 है, ठीक है, RR है, रिड्यूस स्टोरेज, रिड्यूस स्टोरेज, रिड्यूस रिडंडेंसी, ठीक है, तो इसका एक डायग्राम है, या आप इसको ना हम जब स्टोरेज क्लास करेंगे, जब मैं अपलोड करूंगा तो आई विल शो यू ऑल सारी डिटेल्स, मैं आपको ठीक। डिटेल्स में शो करूंगा, बट इनफ्रीक्वेंट एक्सेस क्या है, जो डेटा हम कम एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस लाइक इसमें लिमिट है कि 1 time in 30 days, 1 time in 30 days, जो डेटा आपका ऐसा है जो 1 time in 30 days आप यूज करते हो, उसके लिए यू कैन यूज इनफ्रीक्वेंट एक्सेस।
तो आपको पता होता है कि यार मुझे ना डेटा कम चाहिए, एक्चुअली इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, राइट। मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि मतलब मैं ईयर में शायद इसको 10-12 बार ही यूज करूंगा। तो आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यूज करो, आपका कुछ मनी सेव हो जाएगा, ठीक है। सारे फीचर्स मिलेंगे, सब कुछ, बट ये कंडीशन है कि आपको 30 डेज में आप नॉर्मली वन टाइम इसको यूज कर, ठीक है। फिर एक इनफ्रीक्वेंट वन जोन एक्सेस है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डेटा आपका हमेशा जब भी अपलोड करते हो तो 3 कॉपीज उसकी रेडी रहती है, मतलब 3 अवेलेबिलिटी जोन में उसका डेटा कॉपी होता है। मतलब अभी मैंने एक फाइल बनाया है यहाँ पे, और उस फाइल को अगर मैं अपलोड करता हूँ तो वो फाइल की 3 कॉपीज मेरे पास रहेंगी। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हो जाता है या 2 भी अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाते हैं, मेरा डेटा अवेलेबल रहता है। इस वजह से वो डेटा जो प्रोवाइड करते हैं वो 99.99% कहते हैं कि डेटा अवेलेबल रहता है, ठीक है। करेक्ट। 11 अब ये फीचर सब मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, बट सिर्फ एक ये कंडीशन लगी है। इनफ्रीक्वेंट समझ में आया। अब ये गया एक 11.9 ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब मेरा डेटा लॉस होने के चांसेस कितने हैं, तो ये टोटल होता है 11 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ना एक और आ जाएगा। तो इतने ऑब्जेक्ट्स में पॉसिबिलिटी है कि शायद आपका कोई एक डेटा लॉस हो जाए, शायद, मतलब वो भी, ठीक है। तो जो डेटा ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है, डेटा ड्यूरेबल है, डेटा लॉस होने का चांसेस कम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 11.9 ड्यूरेबिलिटी, मतलब 11 इंटू, अब यहाँ तक आप चले जाओ तो आप देख रहे हो कि आई थिंक मिलियंस तो पार कर रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेटा हाई अवेलेबिलिटी के चांसेस हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि डेटा लॉस होने का चांसेस हो जाता था कि भाई डेटा कभी कभी मिस हो रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे डेटा अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। लो लेटेंसी की जब मैं बात करता हूँ, तो मैंने अभी कोई फाइल अपलोड किया, ठीक है, मैंने अभी कोई फाइल अपलोड किया, अब मुझे वो फाइल की जरूरत पड़ गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, इमीडिएटली डाउनलोड हो गई। तो इसको बोलते हैं लो लेटेंसी, मतलब फाइल मैंने अभी क्लिक किया और फाइल मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, फाइल मैंने डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया इमीडिएट रिस्पॉन्स, तो ये है लो लेटेंसी। अब इसमें एक केस आता है जिसको बोलते हैं ग्लेशियर। अगर आप उसको यूज करते हो तो यहाँ पे हाई लेटेंसी रहती है, बाकी फीचर्स तो ठीक है, लेकिन हाई लेटेंसी रहती है। मतलब अगर आपने कुछ एक छोटी सी फाइल कुछ केबीज में भी अपलोड किया है, तो बेसिकली वहां पे टेप ड्राइव्स यूज होती हैं, और वो टेप ड्राइव्स के थ्रू डेटा आता है, तो वो एक्चुअली काफी टाइम ले जाता है डेटा रिट्रीव होने में। लेकिन हमारे लिए कुछ डेटा आप जानते हो ऐसा होता है जो सिर्फ हमें बैकअप के लिए चाहिए, हमारे लिए वो उतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन कंप्लायंस रीजन है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि भाई आपको डेटा रखना है, आपका ऑडिट हो जाएगा, या आपके रिकॉर्ड्स इतने टाइम के लिए होने चाहिए। तो उस टाइम के लिए इन्होंने ग्लेशियर स्टोरेज प्रोवाइड किया, और ग्लेशियर स्टोरेज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ बैकअप पर्पस के लिए है, सिर्फ कंप्लायंस रीजन को मीट करने के लिए, और डेटा एक्चुअली अगर आपका थोड़ा टाइम भी लगेगा आने में तो कोई इशू नहीं है, तो वो आपको बोलते हैं ग्लेशियर स्टोरेज, ठीक है। तो वहां पे हम ग्लेशियर यूज कर जाएंगे। मैंने आपसे बोला था ग्लेशियर के अंदर भी उन्होंने एक और फीचर प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली 3 ही है, स्टैंडर्ड, इनफ्रीक्वेंट और ग्लेशियर, ठीक है। बाकी से कंफ्यूज बढ़ी है अभी, तो मैं इसको आपको शो करूंगा, और एक्चुअली 3 ही है यूज में। चलो, तो आपने भी आपने काफी। बोला हम्म, आपने बोला था कि साइज मतलब है 40 GB से 70 GB हो जाता है। वो पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, मतलब आई थिंक आई मिस्ड इट। हाँ, कोई बात नहीं, 40 GB से 70 GB होता है, मतलब आई मीन टू से कि आप जो हाँ। $1 डेटा परचेज कर रहे हो, है ना, तो आपको स्टैंडर्ड के अगर आप सब कुछ फुल ऑन फीचर यूज कर रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली 40 GB की कॉस्ट आएगी आपकी $1 में, ठीक है। मतलब $1 में आपको 40 GB स्टोरेज मिल जाएगी। करेक्ट। अगर आप ग्लेशियर यूज कर रहे हो, अच्छा ये टेंटेटिव है, मतलब मेरी प्राइसिंग के जो एकदम वर्ड्स पे मत जाना, ये टेंटेटिव है, हाँ। प्राइसिंग कभी करनी हो तो आप सर्विस में जाओगे, आपको प्राइसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब ग्लेशियर जो स्टोरेज है, तो उसकी जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ आपको, वो टेंटेटिव आपको 70 GB मिल जाता है $1, अच्छा, नहीं ठीक है, समझ गया, got it। है ना।
तो यहाँ पे आपको ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है कंपेयर टू स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन लिमिटेशन भी मिल रही है, राइट, तो स्लो है, तो बस वो लिमिटेशन अगर आपके लिए ओके होती है तो आपको ये फायदा होता है, तो उन्होंने डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस आपको प्रोवाइड किया। हाँ, तो अच्छा एक चीज और, आप लाइफ साइकिल रूल का क्या फायदा हुआ, तो मान लो आपकी स्टैंडर्ड आपको शुरू में चाहिए, 1 मंथ आपका काम ऐसा है कि मुझे तो रिकॉर्ड ज्यादा चाहिए होते हैं, है ना, तो उस केस को आप स्टैंडर्ड यूज करोगे और एक रूल लगा दोगे कि आफ्टर 30 डेज या तो वो इनफ्रीक्वेंट में मूव हो जाए या फिर ग्लेशियर में यूज मूव हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, तो आपको प्राइसिंग बेनिफिट मिल जाएगा। ब्राउजर अवेलेबल है, मतलब AWS कंसोल देख पा रहे हो? हाँ, अब हम एक काम करते हैं, देखो सर्विसेज में जब भी स्टोरेज की बात करोगे, S3 की बात करोगे, तो आपको S3 में जाना। अच्छा S3 इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि S3 ना इंटरव्यू क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, यूज भी काफी होता है, सिंपल सी सर्विस है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका फायदा क्या है कि इतना फायदा है इसका सर्विस का, तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इंटरव्यू क्वेश्चंस और एग्जाम क्वेश्चंस बहुत आएंगे, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे या आप इसमें जाओगे आप एग्जाम के लिए, तो आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे सिनारियो बेस्ड पे, ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड यू, जब भी हम कर लेंगे तो एक लैब भी प्रोवाइड करूंगा मैं इसका, और कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट होगा, तो इंटरव्यू और एग्जाम के लिए S3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, I-2 से, ठीक है, अब सर्विसेज में जाना, यहाँ पे S3 सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे नॉर्मली मैं तो ये यूज करता हूँ S3, और आप सर्विसेज में जाके भी इसको सर्च कर सकते हो, ये आपको स्टोरेज में मिल जाएगी, S3 है यहाँ पे, ठीक है, S3 का कंसोल आ गया मेरे पास, आपके सामने विजिबल है, जस्ट टू इंश्योर की लेटेंसी नहीं है, ठीक है, S3 कंसोल देख पा रहे हो, यस नो में भी, Yes. यस प्रशांत, यस, it is चलो visible. good, ठीक है, एक बकेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है एक बकेट क्रिएट करते हैं, तो हम बकेट एक क्रिएट करेंगे, बकेट है मेरे पास, कुछ बकेट का नाम बता दो, कोई कंपनी, कुछ सिक्का.com, ठीक है, एक मैंने बकेट स्टार्ट किया है जिसका नाम है सिक्का.com, ठीक है, इसको ये ग्लोबल सर्विस है, मतलब आपको सारी बकेट्स एक ही प्लेस पे दिख जाती है, ठीक है, आपको अलग अलग प्लेस पे दिखने की जरूरत नहीं है, EC2 में आपको अलग अलग रीजन में जाना पड़ता है, यहाँ रीजन में जाने की जरूरत नहीं है, सिक्का.com पे आ गए, कुछ भी नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं है .com लगाओ, मैंने बस इसमें रखा है, इसके बाद आप बकेट का रीजन सेट कर लोगे कि किस रीजन में चाहिए, तो मुझे ये ओरेगन रीजन में क्रिएट करनी है, ठीक है, बकेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक एक्सेस ब्लॉक होती है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसका अपना एक नेटवर्क होता है, तो वो अपने नेटवर्क में ही उस रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो आप अपने ही रिसोर्स में उसको बाय डिफॉल्ट एक्सेस करते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस नहीं देते हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है, ठीक है, बट हम टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट, तो मैं इसको पब्लिक एक्सेस अभी अलाउ कर रहा हूँ, हम दोनों केस देखेंगे, ठीक है, तो अभी पब्लिक एक्सेस को हम अलाउ करते हैं, और सो दैट हम चीजें क्लियर कर पाए, और बाय डिफॉल्ट इसको आप ब्लॉक भी रखोगे तो हम एक बकेट पॉलिसी बना सकते हैं, तो हम बकेट पॉलिसी पढ़ के भी हम दूसरे तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको पब्लिकली अलाउ कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको पब्लिकली अलाउ किया, इसने एक मुझे वार्निंग दी कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, सो आई वांट दैट, ओके, इट्स क्लियर, देन बकेट वर्जनिंग, ठीक है, तो बकेट वर्जनिंग क्या होता है,
बकेट वर्जनिंग, वर्जनिंग जानते हो? वर्जनिंग क्या रहता है? वर्जनिंग में आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है और आप उसको अगर ओवरराइट करते हो तो क्या होगा? ओवरराइट करने के बाद वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, मेरी एक फाइल थी abc.txt, उसमें मैंने कुछ लिखा, फिर उसके बाद मैंने कुछ चेंज किया और जैसे ही मैंने दूसरी फाइल अपलोड की तो पुरानी वाली फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने वर्जनिंग इनेबल किया हुआ है तो आपकी फाइल डिलीट नहीं होगी, आपकी फाइल पुरानी वाली एज ए वर्जन 1 स्टोर हो जाएगी और एज ए वर्जन 2 स्टोर हो जाएगी और जो लेटेस्ट फाइल है आपकी वो वर्जन 1 की तरह से अवेलेबल है। एक मिनट देना गाइस। वर्जनिंग अभी डिसेबल रखते हैं और वन बाय वन देखेंगे फीचर्स को। ठीक है, टैग्स ऐड कर सकते हो, बकेट से रिलेटेड कुछ टैग्स देने। टैग्स कैसा हो गया? नेम, और बकेट का नेम हो गया, फर्स्ट टैग तो बकेट नेम ही हो गया, तो बकेट नेम क्या है? सिक्का.com। ठीक है, तो इसको रख देते हैं सिक्का.com। ये की वैल्यू पे काम करता है, ये की है, ये वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही हम और की ऐड कर सकते हैं, जैसे टेक्निकल ऑनर। ठीक है, नंबर। ठीक है, आपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, तो होगा क्या? और क्या बोल सकते हो? प्रोजेक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट। डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट लिख सकते हो, तो आप अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। इससे ये बेनिफिट होगा कि कभी भी आपके कोई बकेट पे कोई नया एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो वो इजीली देख सकता है, अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसको यूज कर सकता है। क्योंकि काफी सारी बकेट्स ऐसी होती हैं जो यूजर्स भी बनवाते हैं, यूजर्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यूजर्स के लिए आप बनाते हो बकेट को और वो बकेट के लिए अलग अलग कॉन्टेक्ट पर्सन होंगे। ठीक है, तो हम एक अलग अलग बकेट की इंफॉर्मेशन टैग्स के थ्रू रख सकते हैं। इनक्रिप्शन मैंने बताया था आपको, तो इनक्रिप्शन आप कर सकते हो। इनक्रिप्शन AWS प्रोवाइडेड है, Amazon S3 इनक्रिप्शन है, ये आप यूज कर सकते हो। एक Amazon की एक सर्विस आती है जिसको बोलते हैं KMS। ठीक है, की मैनेजमेंट सिस्टम। की मैनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग, जहां पे आप अपनी इनक्रिप्शन की क्रिएट करते हो और उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास एक की तो ये है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, ये AES इनक्रिप्शन है। ये AES इनक्रिप्शन एक मतलब काफी ज्यादा मार्केट स्टैंडर्ड पॉपुलर है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। और दूसरा आप कर सकते हो AWS का। AWS की जो KMS टूल है उसके अंदर AWS ने एक अपनी की बना रखी है, तो आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो और चाहो तो आप अपनी की भी यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई की बना रखी है, जैसे मैंने एक की बना रखी है ये, तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये अपनी भी कोई आपकी बना के यूज कर सकते हो। तो एक हो गई कस्टमर मैनेज और एक हो गई AWS, जो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन होता है जिसको बोलते हैं AES, ये मार्केट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये याद रखना, ये दो तरीके के इंक्रिप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी की यूज करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन यूज करो, और अगर आप एज ए मार्केट स्टैंडर्ड जो AES इंक्रिप्शन है वो यूज करना चाहते हो तो आप ये यूज करो। ठीक है, इंक्रिप्शन डिसेबल रखते हैं और एडवांस सेटिंग्स पे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, एडवांस सेटिंग में भी ऑब्जेक्ट लॉक है, आई विल टेल यू लेटर। तो अभी हम एक सिंपल कॉम्प्लिकेट नहीं करते, अब एक बकेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक मैंने बकेट क्रिएट करी, सिक्का.com, यूएस वेस्ट ओरेगन रीजन में है, पब्लिकली अवेलेबल है, और मैंने कुछ टैग्स दे दिए। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। प्रशांत पवन देसाई, एक्चुअली अगर हम लोग वर्जनिंग इनेबल करते हैं तो उसमें जो हमारी प्राइसिंग है उस पे कुछ फर्क पड़ता है या स्टोरेज साइज पे?
हाँ, प्राइसिंग पे 100% फर्क पड़ेगा। प्राइसिंग का अगर आपको क्लियर विजिबिलिटी चाहिए, देखो वर्जनिंग में क्या होता है, वर्जनिंग है, ठीक है। अब आपकी फाइल है जो आपने स्टोर किया है, सपोज करो 10 टेराबाइट, ठीक है, डेटा अपलोड, ये आप कितना प्राइस पे करोगे? 10 टेराबाइट का, राइट। अगर आपकी वर्जनिंग डिसेबल है, वर्जनिंग अगर आपकी डिसेबल है, आप कितना पे करोगे? 10 टेराबाइट का, राइट। यस यस। लेकिन अगर आपने वर्जनिंग इनेबल कर दी, ठीक है, आप फाइल्स को चेंज करते हो फ्रीक्वेंटली, फाइल्स को, सेम फाइल्स को मतलब चेंजेस करते हो फ्रीक्वेंटली, राइट। वर्जनिंग जब हमारी सेम फाइल अपलोड होती है दोबारा से, ठीक है। अब आपने मान लीजिए फाइल में कंटेंट चेंज करते हो और आपने 5 टेराबाइट का फाइल कंटेंट चेंज करा, ठीक है, सिर्फ एक ही बार चेंज किया, तो क्या हो गया? आपकी 5 टेराबाइट का एक्स्ट्रा प्राइस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फाइल में 2-3 बार चेंज हो गया, आपने सेम फाइल के अंदर 2-3 बार चेंज हो गया, ठीक है, तो अब आपका टोटल साइज कितना हो गया? अगर 3 टाइम्स चेंज हो गया फाइल, ठीक है, क्योंकि उसके 3 टाइम्स वर्जन मेंटेन हो गए, है ना, तो यहाँ पे यस 15 टेराबाइट हो रहा है। एक्चुअली में तो डेटा आपका है 10 टेराबाइट का ही, राइट, बट आप जो पे कर रहे हो ड्यू टू वर्जनिंग, राइट, अगर आपके 3 टाइम्स वर्जनिंग चेंज हो रही है तो ये ऑलमोस्ट 30 टेराबाइट कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। और डेटा तो आपका 10 टेराबाइट है, बट वर्जनिंग की वजह से आपका डेटा 30 टेराबाइट काउंट करेगा, क्योंकि वर्जनिंग मेंटेन कर रहा है ना, तो 20 टेराबाइट उसका, आपका जो वर्जनिंग आपने चेंज किया, जो फाइल्स चेंज किया, उसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको बड़ा मतलब इफेक्टिवली देखना है एक्चुअली कि मेरा फाइल्स कितना चेंज होता है और कितना क्रिटिकल है, मुझे बैकअप चाहिए या नहीं चाहिए उनका। ये एक तरह से बैकअप सॉल्यूशन हो गया आपका। तो ये आपको स्टोरेज डेफिनेटली कंसीडर करना पड़ेगा एज ए आर्किटेक्ट। एंड आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे हो तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड सेम इज द मतलब सेम जो वो है कंडीशन अप्लाई होती है हमारे इनफ्रीक्वेंट में भी, कि अगर आपने जैसे 30 डेज का अगर मान लिया कोई रिस्ट्रिक्शन है एक्सेस की, अगर समहाउ या कुछ इमरजेंसी में आपने मोर देन वंस अगर डेटा एक्सेस कर ले, तो उस केस में भी फिर इनफ्रीक्वेंट की वो प्राइसिंग थोड़ा आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल। अगर मान लो आपने कंडीशन को चेंज कर दिया है ना, और आपने हाँ उसको ज्यादा यूज किया, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अपना क्या करेगा? प्राइसिंग अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा, ओके यस। राइट। ठीक है, गुड है। प्रशांत हेलो। यस यस यस। प्रशांत अगर जैसे मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट में मैंने कर दिया कि वो वर्जनिंग इनेबल नहीं है, और मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर लाइक मैं भी उसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज रखूं, तो उसको रीमॉडिफाई कर सकता हूँ? लाइक सेम बकेट को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, आप वर्जनिंग इनेबल करना चाहते हो कर सकते हेलो। हो। वर्जनिंग को टर्मिनेट नहीं कर सकते, मतलब अगर आप चाहो ना, आप डिसेबल कर पाओगे, ठीक है। वर्जनिंग को रिमूव करने का ऑप्शन नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? वर्जनिंग को अगर आपने एक बार इनेबल कर दिया तो उसको सस्पेंड कर सकते हो, डिसेबल नहीं कर सकते। अभी जो स्टार्टिंग इनिशियल ओके स्टेज है वो डिसेबल है, ठीक है। तो आप जब उसको इनेबल कर दोगे, तो इनेबल करने के बाद आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते, आप उसको क्या कर सकते हो? सस्पेंड कर सकते हो, मतलब रोक सकते हो कि भाई मैं इसको नहीं यूज कर। नहीं चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल। जो सो कोई प्रीवियस क्वेश्चन के वो उसी को वो करते हुए लाइक S3 के ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल है कि अगर S3 हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रहता है। अगर आप इन इन क्या था इनफ्रीक्वेंट था वो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर S3 ग्लेशियर सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ उसके टाइप्स होते बिल्कुल हैं? बिल्कुल 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 ओके यही ओके ओके है, ओके ओके। ठीक है ना। सो अभी जो हमने जो बिल्कुल, डिप्लॉय कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे जा रहा है क्या? अभी तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं, श्योर श्योर ओके थैंक्स। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं, ठीक है? अभी मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, हम सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड पे जाएंगे, ठीक है। देखो, सिर्फ एक चीज समझ लेना, S3 बकेट इज नथिंग, जस्ट डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन है, जहां पे आप जाते हो और अपना डेटा अपलोड कर देते हो, और जब आपको चाहिए डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। उससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फीचर्स बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है आप हर फीचर यूज करो,
ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप कोर्स कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, और एज ए टेक्निकल पर्सन भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूज मत होना। सिर्फ स्टोरेज करता है और डेटा को दे देता है, ठीक है, तो कुछ भी डरना नहीं है। अब एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी मेरा AWS कंसोल विजिबल होगा और मैं इस बकेट को क्रिएट करूँ। तो इसने मुझे बोला sikka.com, सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल में होंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर्स नहीं हो सकते, स्पेस नहीं हो सकता, कैपिटल लेटर्स नहीं हो सकते, ठीक है। क्रिएट कर दी बकेट, मेरी बकेट क्रिएट हो गई है, ठीक है, sikka.com आ गया है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मुझे अब कुछ फाइल्स अपलोड करनी है, तो कैसे फाइल्स अपलोड करेंगे, आपके पास क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन है। क्रिएट फोल्डर कैसे, जैसे कई बार हमें एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने की जरूरत होती है, तो मैंने बोला एक मेरा इमेजेस का फोल्डर क्रिएट कर दो, इनक्रिप्शन चाहिए तो इनेबल कर दो, नहीं तो नहीं, ठीक है, क्रिएट कर दिया। एक मैंने लॉग्स का फोल्डर बना दिया, ठीक है, मैं सर्वर्स की लॉग्स को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये लॉग्स मेरी इसी में अवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो मैंने लॉग्स भी बोल दिया, ठीक है जी। इसके बाद मैं कुछ फाइल्स अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने फाइल्स कुछ अपलोड कर दी, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ फाइल हैं, एक सिंपली मैंने अपने सिस्टम से एक फाइल पिक कर ली है, और अब ये एक फाइल अपलोड हो गई, ठीक है, ये फाइल जा रही है, इसका डेस्टिनेशन मेरी ये बकेट है। अब देखो, आप जो बात कह रहे थे कि, ठीक है, इसके बाद हो गया डेस्टिनेशन डिटेल। डेस्टिनेशन डिटेल में अभी वर्जनिंग ये सब कुछ डिसेबल है, वर्जनिंग डिसेबल है, एन्क्रिप्शन डिसेबल है, ठीक है। मैं इस बकेट को डाल रहा हूँ यहाँ पर, फिर परमिशंस। अच्छा, अब परमिशंस पे आ जाओ। परमिशंस पे आप क्या कर सकते हो, या तो इसको प्राइवेट एक्सेस दे दो, मतलब ब्लॉक है अभी सभी के लिए, या आप क्या कर सकते हो, पब्लिकली रीड एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। तो मैं भी डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज, अब आप लोग कह रहे थे ना यहाँ पे कि कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो ये है, देखो, स्टोरेज क्लास। जब भी आप ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, जिसमें आप स्टोरेज क्लास को देख सकते हो, और यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो अब देखो, जो मैं बातें आपको समझा रहा था, वो आपको सारी बातें ग्राफिकली आपको दिख जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टोरेज है फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा के लिए, ठीक है। इसमें अवेलेबिलिटी जोन हमेशा आपके ग्रेटर देन 3 रहेंगे। तो अब देखोगे तो एक कॉमन है सब में, एक्सेप्ट वन, कहाँ पर, जो लॉन्ग लिव्ड फ्रीक्वेंटली इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, वन जोन आई है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वन जोन, मतलब इसमें जो डेटा रहेगा एक ही अवेलेबिलिटी जोन में है। अगर ये डेटा फेल हो गया, अगर अवेलेबिलिटी जोन डाउन है, तो उतने टाइम आपका डेटा अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वो बोलता है लॉन्ग लिव डेटा के लिए है, जो डेटा इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस हो, रेगुलर यूज ना हो, और नॉन क्रिटिकल हो। नॉन क्रिटिकल इसलिए क्योंकि अगर आपका ये डेटा सेंटर डाउन हुआ, तो उस केस में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तब आपको देखना है कि वो डेटा एक्चुअली कितना क्रिटिकल है। इतना क्रिटिकल है कि मुझे हमेशा ही चाहिए, तो आप और कोई स्टोरेज यूज करो। अगर आप थोड़ा डाउन टाइम पीरियड बियर कर सकते हो, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपका वन जोन आईए, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, मिनिमम ड्यूरेशन, स्टोरेज ड्यूरेशन कितना है, 30 डेज, ठीक है। अब आप देखो, स्टैंडर्ड सब कुछ अवेलेबल है, ग्रेटर देन 3, ठीक है, पर ऑब्जेक्ट फीस लगती है। उसके बाद आती है इंटेलिजेंट टायरिंग। तो इंटेलिजेंट टायरिंग, जैसे आपका नेम से ही श्योरिटी है, दिख रहा है कि इंटेलिजेंट है, मतलब आप श्योर नहीं हो कि क्या आपका पैटर्न होगा, ये इनफ्रीक्वेंट होगा, स्टैंडर्ड होगा, क्या है। तो आप डेटा स्टोरेज क्लास ये चूज कर लो, और जैसा आपका पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी मंथली प्राइसिंग लग जाएगी। मतलब अगर आपका इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हुआ तो इनफ्रीक्वेंट लगा देगा, और अगर आपका स्टैंडर्ड यूज हो रही है तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली प्राइसिंग लग जाएगी। तो ये आपकी एक इंटेलिजेंट टायरिंग यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इसमें ग्रेटर देन 3 अवेलेबिलिटी जोन आपको मिलते हैं। फिर आगे स्टैंडर्ड आई है, जहाँ पे
फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं होता डेटा, विद इन 30 डेज आपको चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देन वन जोन आई है, मतलब बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, लेकिन 3 अवेलेबिलिटी जोन से यहाँ पे रिड्यूस होके 1 हो गया, तो इसकी कॉस्ट इससे भी चीपर हो जाएगी, स्टैंडर्ड आई है। फिर ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर किस लिए? लॉन्ग टर्म डेटा आर्काइविंग विद रिट्रीवल टाइम्स रेंजिंग फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स, मतलब बैकअप के लिए यूज कर सकते हो, डेटा आर्काइविंग के लिए यूज कर सकते हो, सब जो डेटा डंप करना है जैसे, एक तरह से, ठीक है। इसका जो प्राइसिंग है चीप रहता है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट लगती है वो पर जीबी लगती है, और डेटा आपका मिनिमम 90 डेज होना चाहिए, और अगर डेटा रिट्रीव करोगे तो कुछ मिनट से लेके आवर्स तक का टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना डेटा है, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट बाइट रिस्टोर होती है ना, उसमें टाइम लगता है मिनट्स टू आवर्स का। इससे भी चीप सॉल्यूशन अवेलेबल है ग्लेशियर में ही, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर डीप आर्काइव, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग और कम हो जाएगी, लेकिन डेटा आपको मिनिमम कितना टाइम रखना पड़ेगा? 180 डेज। इसमें जो डेटा रिट्रीवल टाइम है ये अप टू 12 आवर्स जा सकता है, ठीक है। तो डेटा रिट्रीव होने के लिए जो फर्स्ट बाइट जो आपकी रिट्रीव होगी वो अप टू फर्स्ट 12 आवर्स जा सकती है, ठीक है? तो ये हैं स्टोरेज जो बेसिकली यूज होती हैं, इसमें से प्राइमरली स्टैंडर्ड जो मैं बताया आपको, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और ग्लेशियर, ठीक है। रिड्यूस रिडंडेंसी हम यूज नहीं करते हैं, बट ये एक ऑप्शन है, ये पहले था लेकिन उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा वो लिया है, तो इसमें भी आपके सब कुछ फीचर्स मिलते हैं, और यहाँ पे लेकिन प्राइसिंग थोड़ा सा फर्क है, पर जीबी का लगता है, मतलब अगर आपका आइटम 500 या 200 MB है तो भी आपको प्राइस पर जीबी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप स्टोरेज क्लास यहाँ पे चूज कर सकते हो। अभी मैं कहता हूँ मुझे सारे फीचर चाहिए तो मैं स्टैंडर्ड यूज कर, ठीक है जी। तो अब मैंने इसको अपलोड कर दिया, फाइल अपलोड हो गई है, गुड है, क्लोज किया, ठीक है, ये फाइल मेरी अपलोड हो गई है। अब मैंने आपको बताया हर ऑब्जेक्ट का एक अलग यूआरएल है, तो या तो आप इसको कॉपी S3 यूआरएल पे क्लिक करो, या आप ऑब्जेक्ट यूआरएल पे कॉपी करो, तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो ये सब कुछ डिटेल शो कर देगा, कौन होना रहा है, क्या रीजन था, सब कुछ आपको शो करेगा। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ऑब्जेक्ट यूआरएल। मैं ऑब्जेक्ट यूआरएल को कॉपी करता हूँ और आप लोगों को चैट पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग चैट पे देखो एक बार इसको एक्सेस करके, ये एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको चैट पर दे दिया है, और मैं एक ब्राउजर में न्यू विंडो पे ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास तो ये मैसेज आ रहा है, आप लोग बताओ। एक्सेस डिनाइड पर्सन। एक्सेस डिनाइड आ रहा है, राइट। एक्सेस डिनाइड का मतलब है कि ये डेटा को, है तो सही डेटा अवेलेबल, बट एक्सेस डिनाइड है, मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है, राइट। तो देखो ये सिक्योरिटी फीचर हो गया, ऐसे ही तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी शेयर किया, मैंने कुछ भी अपनी बकेट के अंदर रखा और किसी के पास यूआरएल आ गया और वो उसको एक्सेस कर पाए, तो फिर क्या होगा? फिर तो मेरा डेटा इनसिक्योर हो गया, ठीक है। जिसके पास भी यूआरएल आ गया उसने डेटा एक्सेस कर लिया, तो इट इज नॉट गुड, राइट। इसके लिए ये क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, तो आपको मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एक्शंस में जाके पब्लिक, कि मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ मेक पब्लिक, या फिर मैं परमिशंस में जाके, तो हमने परमिशंस किया था तो हम क्या कर सकते थे, परमिशंस में जाके इसको एवरीवन को परमिशन दे सकते थे, ठीक है। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि एवरीवन को परमिशन दे दूं, या फिर मैं सिंपली जाके ऑब्जेक्ट एक्शंस में मेक पब्लिक भी कर सकता हूँ। तो मैंने किया यहाँ पे मेक पब्लिक, और मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसको पब्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब देखो पब्लिक हो गया, सक्सेसफुल है, तो इसको क्लोज करते हैं, एक बार दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं, आ गई, इमेज आ रही है। यस।
ठीक है, अभी आपका डेटा पब्लिक हो गया। अब आपको कोई भी डेटा, अब आपके पास एक स्टोरेज सॉल्यूशन आ गया है। अब आप अपनी कोई भी फाइल चाहो तो एक्सेस कर सकते हो, मतलब आप अपनी चाहे इंपॉर्टेंट फाइल्स अपनी एक बकेट बनाओ और उसमें अपलोड करना शुरू कर सकते हो। एक फोल्डर बना लो बैकअप के नेम से, और एज ए बैकअप आप अभी ही स्टार्ट कर सकते हो इस फीचर को यूज करना। और लोगों के पास तो ऑब्जेक्ट यूआरएल होगा नहीं, और ऑब्जेक्ट यूआरएल होगा भी तो भी आपने पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर रखोगे, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ। सपोज करो ये फाइल मुझे चाहिए थी अपने सिस्टम पे, तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। देखो मेरे पास डाउनलोड होके सिस्टम में आ गई, विजिबल है आपको, ये मेरा डाउनलोड होके सिस्टम में आ गई। ठीक है, तो एंड इसका चार्जेस कितना होता है? दोबारा बोलो। इसका चार्जेस कितना है प्रशांत भाई? चार्जेस चार्जेस इसका वही मैंने बोला, अराउंड 40 GB आप मान के देखो कॉस्टिंग आता है। इसका जो कॉस्टिंग मतलब आएगा, $1। हाँ अभी देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शो करो। तो ये फाइल आपको विजिबल हो गई, ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो अभी मैंने जिस सिस्टम पे फाइल डाउनलोड किया है, इसको बोलते हैं लेटेंसी। ग्लेशियर में ऐसा नहीं होगा कि आपने डाउनलोड किया और डाउनलोड हो गई, वहां पे आप वेट कर रहे हो कि भाई हो रही है फाइल। ठीक है, तो ये हो गया। एक चीज और देखते हैं, अब आता है क्वेश्चन कई बार कि हमें जैसे प्राइसिंग आ गई, अब हर चीज के लिए तो आपको नहीं पता होगा, आपके पास काफी सारी चीजें होंगी, राइट। तो कोई भी सर्विस के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, राइट। तो क्या करोगे, aws.amazon.com/s3, ठीक है, सर्विस का नेम, या EC2 सर्विस का नेम, ठीक है, राउट 53, जो भी सर्विस है उसको आप सिर्फ नेम दे दो और आपके पास वो सर्विस ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बोला S3, मुझे S3 की प्राइसिंग, अब सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको उसको। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था अभी कि ये 11.9 ड्यूरेबिलिटी देता है आपको, ठीक है, स्टोरेज सॉल्यूशंस है, ठीक है, आपके पास काफी नॉलेज आपको ये इनसे मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट से। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा देते। यूज केस क्या है, बैकअप एंड रिस्टोर के लिए है, मैं बताता ना आपको, आर्काइविंग के लिए कर सकते हो, बैकअप के लिए, क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, कंपनियां हैं जो यूज कर रही हैं, कुछ एग्जांपल हैं। अब बात आई प्राइसिंग की, ठीक है, तो इसके बाद इसमें स्टोरेज क्लास है। मान लो स्टोरेज क्लास आपको देखनी है, कौन कौन सी स्टोरेज क्लास है। तो देखो स्टैंडर्ड है, इंटेलिजेंट टायरिंग है, स्टैंडर्ड आई है, वन जोन आई है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर डीप ड्राइव आर्काइव है। ठीक है, तो ये सारे स्टोरेज क्लास आपके पास आ गए। इसमें हर स्टोरेज क्लास का क्या क्या फीचर है वो भी आपको मिल गया। तो जैसे अगर आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे हम, तो 11.9 ड्यूरेबिलिटी देता है, अवेलेबिलिटी 99.99% है, ठीक है, और बाकी सारे फीचर्स, लो लेटेंसी है। ठीक है, तो मेजर मेजर जो आउटकम है वो मैंने आपके साथ इन शॉर्ट शेयर किया ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इंटेलिजेंट टायरिंग है जैसे, तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डिटेल में जितना चाहो वो मिल सकता है। अब हर सर्विस का मान लो प्राइस चेक करना है, तो मेरा पॉइंट ये है कि प्राइसिंग पे जाओ हर सर्विस की और वहां पे चेक करो। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको प्राइसिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना और प्राइसिंग आपको डिटेल में मिल जाएगी यहाँ पे। ये है ना फर्स्ट 50, स्टैंडर्ड में अगर आप जाते हो तो 0.023 पर जीबी है, पर जीबी का ले रहे हैं। तो अगर आप कॉस्ट लगा के देखते हो, कैलसी करो, $1 को अगर आप डिवाइड करते हो 0.023 से, 43 GB अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ना स्टैंडर्ड, देखोगे तो जो ये चार्जेस कॉस्ट कर रहा है। और अगर इसी में जाते हो ग्लेशियर में, तो ये चार्ज कर रहे हैं 0.0004 पर जीबी। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। $1 आया आपका, 1/0.004, 250 GB अराउंड मिल जाता है आपको ग्लेशियर पे। ठीक है, तो ये आपकी प्राइसिंग आ जाती है। अगर आप इसमें जाते हो अलग अलग प्राइसिंग देखते हो। एंड प्रशांत, जैसे आपने क्लियर है बताया जी? ना कि 3 रीजन में कॉपी मेंटेन होती है इसकी, हाँ हाँ,
तो जो कॉपी और मतलब जो रेप्लिकेशन है बिटवीन डेटा, वो मतलब इसका फीचर है, वो मतलब ऑटोमेटिकली होती है, हमें उसमें कुछ मैनुअली कुछ सेट नहीं करना पड़ता है, मतलब कुछ मैनुअली इंटरवीन नहीं एग्जैक्टली, करना हाँ, पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना, वो सब मैनुअल है। मतलब वो कहाँ पे रख रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो मिलेगा वो सिर्फ आउटपुट का लिंक मिलेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का यूआरएल मिलेगा। अब वो हमें सिर्फ पीछे, मतलब जो स्टोरेज क्लास है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, दैट्स इट। दैट्स इट, बिल्कुल राइट। ठीक है, अब समझ में आ गया। फाइल अपलोड कर लोगे, डिलीट कर लोगे। कोई डाउट तो मुझे ये बताओ बस। अगर कोई डाउट है कि अपलोड डिलीट में कोई डाउट है तो बताओ। अपलोड डिलीट इज फाइन। एक क्वेश्चन है इसमें। हम्म, सो जो S3 बकेट है हम लोगों ने अभी जो डिप्लॉय किया, ये क्या किया, ये पब्लिकली जो है एंड पॉइंट जो है क्रिएट कर दिया। अब मेरा अपना हम्म, खुद का VPC इन्वायरमेंट होगा और मैं जो है इंटरनल EC2 जो मेरे इंसिडेंट प्राइवेट IP पे लगे हुए हैं, ऐसे प्राइवेट S3 बकेट्स बिल्कुल भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ, प्राइवेट S3 बकेट बिल्कुल क्रिएट करोगे ना। जैसे आपकी जो बकेट बाय डिफॉल्ट क्रिएट करोगे, अभी मैंने क्या किया था, मैंने पब्लिक एक्सेस इनेबल कर दिया था, है ना। हम्म, मैं उसको डिसेबल रखूंगा और मैं एक बकेट पॉलिसी क्रिएट करूंगा। मैं क्या क्रिएट ओके। करूंगा, बकेट पॉलिसी, एंड देन आई विल डिफाइन कि हु कैन एक्सेस। तो मैं उसमें अपने जो IAM यूजर्स हैं, है ना, हम्म, जो मैंने AWS के यूजर्स हैं, मैं उनको एक्सेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। या मैं आगे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि भाई कौन यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। गेटिंग माय नहीं पॉइंट, वो तो नहीं, जो वो बोल तो रहे हो। और यूजर EC2 एक्सेस। में, गो अहेड, सॉरी, गो अहेड। हाँ, एक बार मुझे पूरा करने दो। उसके बाद जो आपने EC2 बनाए हैं, जो आपके VPC में जो सर्वर्स लॉन्च है ना, या जो VPC के जो रिसोर्सेज हैं, वाया दैट आल्सो आप, मतलब उसी में एक्चुअली जो प्राइवेट वाला होगा वो उसी के थ्रू एक्सेस ओके, होगा। सो ये जो S3 बकेट है मेरे ही VPC के अंदर किसी वन ऑफ द IP लेके ये डिप्लॉय कर सकते हैं क्या? या फिर वो भी अ, रहेगा प्राइवेट विद इन द बैकबोन ऑफ AWS रहेगा, बट क्या बोलते हैं, आप आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकते? ये ऐसा कुछ डिफरेंस है क्या प्राइवेट और हाँ, एक चीज है कि S3 बकेट जो बनती है ना, ये बनती है, ये आपका, आप ये समझ सकते हो कि S3 बकेट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके VPC में बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप IP रेंज वहां पे डिफाइन कर सकते हो। S3 बकेट जो काम करती है वो ओवर द इंटरनेट काम करती है। कैसे काम करती है, ओवर द इंटरनेट। तो जो भी आप इसके अंदर डेटा डाल रहे हो वो कैसे जाएगा, डेटा आपका, डेटा जाएगा ये, आपका डेटा जाएगा ओवर द इंटरनेट। ठीक है, मैंने जो भी कॉपी किया, तो आपके VPC से रिलेटेड नहीं है। और आप इसमें एक चीज कर सकते हो जिसको बोलते हैं VPC एंड पॉइंट, VPC डन एंड डन हो पॉइंट, गया, ठीक। बेसिकली राइट। तो बेसिकली VPC से आप उसको एक्सेस कर पाओगे, और तब आपका AWS बैकबोन यूज होगा। जो आपका AWS का बैकबोन है ना, जो आपने VPC यूज किया है, आप उसको यूज करोगे अगर आप VPC एंड पॉइंट यूज करो। बट अदरवाइज ये सेपरेट एंटिटी है। समझ में आ गया। वो बेसिकली वो हमेशा पब्लिकली डिप्लॉय होगा, मीन्स पब्लिक IP होगा। उसको एक्सेस किस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, और इंटरनल कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वो लग सकता है। प्लस अगर तुम प्राइवेटली रीचेबिलिटी चाहते हो तो प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू कर सकते हो। ओके, सो कर सकते यही। हो, ओके ओके, डन। सो थैंक्स। नो इशू। और एक चीज और, मतलब इसका कोई भी पब्लिक IP नहीं है। ठीक है, मतलब मैं बस जस्ट कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, पब्लिक IP नहीं है इसका। ठीक है, इसका DNS के नेम के थ्रू आप इसको एक्सेस करते हो। या वो ठीक, बेसिकली कन्वर्ट टू पब्लिक IP में ही होगा ना, AWS आई S3 का। आई आई एग्री। मतलब देखो बैकएंड क्या कर रहा है, वो चीज एब्स्ट्रैक्ट है। व्हाट आई मीन हम्म, टू से, वो एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसको हम फाइंड आउट नहीं करते। No, सही, ठीक है, डन। ठीक है, और आ जाओ, इसके बाद आ जाओ आप। तो देखो हमारे कुछ टारगेट हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे कुछ टारगेट्स हैं कि हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये होगा तो कंपनी में भी काम कर लोगे, और किसी इंटरव्यू को भी, वो एग्जाम को भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, स्टोरेज टाइप हमने समझा, कुछ क्या क्या स्टोरेज टाइप होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। बकेट को कैसे क्रिएट करते हो और इसकी प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हो, तो अभी हमने ये वाला पार्ट कर लिया, बकेट को कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है, अपलोड और डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपलोड और डिलीट एक बार देख लेते हैं। अपलोड करना तो आपने देख लिया है, और डिलीट करना
मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी कुछ ऐसा है नहीं इसमें, है ना। एक्शन में गए और डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करोगे तो आपको बोलेगा कि आपको डिलीट करना चाहते हो तो परमानेंटली डिलीट टाइप कर दो तो डिलीट हो जाएगा, बट आई डोंट वांट, तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हाउ टू मेक बकेट ऑब्जेक्ट पब्लिक, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कैसे पब्लिक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को। सिलेक्ट किया और मेक पब्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये करेंगे। अब आ जाओ आगे, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं आज इसकी प्रॉपर्टीज में, वर्जनिंग को, ठीक है। वर्जनिंग करने के बाद आज रैप अप कर देते हैं। आज आप लोग ये बकेट बना के देखो, अपलोड करो, एक्सेस करो। इमेज अपलोड करना तो ज्यादा क्लैरिटी रहती है, दिखता है ना, वो विजिबिलिटी आती है। अदरवाइज कोई फाइल करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी आपको, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल छोटा सा बना देता हूँ। हाँ जी, वर्जनिंग समझने के, ठीक है। तो मैं इसको दिस इज वर्जन 1 ऑफ फाइल, ठीक है। दिस इज फाइल वर्जन, ठीक है। वर्जनिंग कर दिया, मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, माई इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। कुछ है आपका इसमें काम है, ठीक है, इसको कर दिया। मैं गया यहाँ पे, मैंने एक फाइल किया, मैंने इस फाइल को अपलोड कर दिया, एड फाइल किया, डेस्कटॉप पे गए और इंपॉर्टेंट वर्क नाम दे दिया, ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। माई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया। इसको मैंने परमिशन में जाके पब्लिक कर दिया। ये भी कर सकता हूँ ना पब्लिक बनाने के लिए, तो अभी मुझे पब्लिक नहीं बनाना पड़ेगा, अभी मेरा एक्स हो गया पब्लिक, ठीक है। क्लोज कर दिया, ठीक है जी। अब ये खोला मैंने, इसका ऑब्जेक्ट यूआरएल कॉपी किया, तो अभी ये फाइल का कंटेंट आ रहा है, विजिबल है, ठीक है। ये फाइल का कंटेंट मेरे पास आ गया। अभी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, ठीक है जी। अब मैं आया, मैंने इसके अंदर नेक्स्ट डे आके फिर कुछ काम किया, ठीक है, या किसी से गलती से हो गया, या मैंने कुछ आया और नेक्स्ट डे कुछ और काम किया और फाइल कंटेंट हैज बीन चेंज, ठीक है। या सेव किया, गया, मैं आया और वही मैंने, मेरी कोई टीम काम करती है, ठीक है, उसने फाइल में कुछ चेंजेस किए और वो फाइल चेंजेस करने के बाद उसने बोला सर मैंने तो चेंजेस कर दिए, ठीक है। और मैंने उसको बोला ठीक है आपने चेंजेस कर दिए, आप इस फाइल को अपलोड कर दो, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होगा, अगर मेरी वर्जनिंग इनेबल नहीं होगी तो ये फाइल ओवरराइट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वर्जनिंग इनेबल होगी, सॉरी डिसेबल है अभी, तो मैं अगर ये फाइल को अपलोड करूंगा तो मेरा फाइल का कंटेंट चेंज हो जाएगा, राइट। हेलो, यस प्रशांत। यस ठीक है, फाइल का कंटेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्जनिंग को इनेबल कर देता हूँ। मैंने अभी तक वर्जनिंग इनेबल नहीं किया था, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला सेव चेंजेस, वर्जनिंग इनेबल है। तो वर्जनिंग ना पहले स्टार्टिंग में डिसाइड कर लो, वैसे तो बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप शुरू में डिसाइड करो कि क्या करना है, चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं डिसेबल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऐड फाइल्स किया, मैंने आके दोबारा से फाइल का कंटेंट को चेंज कर दिया, अपलोड कर दिया। फाइल अपलोड करने के बाद मैं गया, फाइल को ओपन किया। अब मैं आया ऑफिस में, मैंने अपना काम किया, मैंने ऑब्जेक्ट को इसका एक्सेस किया इसको। देखो पहला चेंज तो यही आ गया, जब मैंने दोबारा अपलोड करी तो मैं उसको पब्लिक एक्सेस देना भूल गया, तो मैंने क्या किया, अब इसको मुझे पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा, तो मैंने इसको बोला मेक पब्लिक, ठीक है जी, पब्लिक हो गया। अब देख रहे हो मेरा जो फाइल का जितना भी कंटेंट था वो सारा चेंज हो गया, राइट। ऐसे ही होना चाहिए। अभी मेरी नई फाइल अपलोड हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अब हुआ क्या कि मैं काम कर रहा था, यहाँ तक तो ठीक था, मुझे पता लगा कि यार वो जो मेरी लास्ट वाली फाइल थी, एक्चुअली मुझे उसका फाइल का जरूरत है, वो काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो उस केस में अभी क्या होगा, अभी तो मेरे पास है नहीं, वर्जनिंग डिसेबल है, तो मेरा डेटा लॉस हो गया। ठीक है, बट अगर आपकी वर्जनिंग इनेबल है तो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ वर्जन पे जाना है, सिक्का.com पे जाओ, और इस पे आप जाओगे तो आपके पास, हाँ, ये फाइल आपने ओपन करी, और इसके बाद देखो वर्जन्स पे गए, और देखो कितने वर्जन अवेलेबल है यहाँ पे, 2 वर्जन। ठीक है, 2 फाइल्स आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। एक फाइल कौन सी है, जो करंट वर्जन है, जो अभी की है। ठीक है, और एक फाइल कौन सी है, जो पुरानी वाली है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट यूआरएल कॉपी करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये मेरे पास पुरानी फाइल। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं इस फाइल को डाउनलोड करके दोबारा से अपलोड कर दूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेरी फाइल का साइज काफी स्मॉल है, और ये 1 फाइल है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोडक्शन होगा तो ये फाइल टीबी में भी हो सकती है, मेगाबाइट्स में भी हो सकती है, और जितनी बार ये अपलोड होंगी, जितनी बार चेंज होगा, उतनी बार नया वर्जन सेव होता जाएगा, तो उतनी अकॉर्डिंगली आपकी प्राइसिंग भी लगेगी स्टोरेज के अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये आप ऐसा यहाँ पे कर सकते हो, और ये मेरा फायदा है कि अगर मैं जो पुराने वर्जन चाहूँ तो मैं अपने स्टोर कर सकता हूँ। वर्जनिंग समझ में आई? यस प्रशांत। ठीक है, चलो, तो आई थिंक हो गया है, 1 आवर से ज्यादा ही हो गया है अभी। प्रशांत आज भाई, हमने अगर अभी कुछ चीजें जैसे करी। प्रशांत भाई, अगर अभी जैसे हम बकेट बना दें, सब कुछ कर दें, तो इसकी भी कॉस्टिंग हाँ लगेगी? हाँ, अब एक और क्वेश्चन आता है कि देखो हमारी किस किस चीज की कॉस्टिंग है। ठीक है, तो आप aws.amazon.com पे जाओ, /free करो, /free, आपको पता लगेगा कि आपको फ्री टायर में क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो कोई सर्विस की डिटेल देखनी है, मेरे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही इनिशिएटिव लोगे तो आपको उतना बढ़िया आएगा। ठीक है, तो देखो फ्री टायर में जाओगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 750 आवर्स फ्री मिलते हैं EC2 के लिए पर मंथ। ठीक है, तो आपके पास मतलब 750 आवर्स अगर आप देखोगे तो 1 मंथ में 750 आवर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आपको कोई भी पे नहीं करना है, अगर आप 750 आवर्स तक यूज करो, चाहे आप 10 सर्वर चलाओ, लेकिन आपकी लिमिट 750 आवर्स है। ठीक है, या अगर आप एक सर्वर पूरा होल ईयर भी चलाओगे तो चलेगा विदाउट कॉस्ट, लेकिन कौन सा सर्वर, T2.micro और T3.micro। ठीक है, पहले सिर्फ T2.micro था, अभी T3.micro इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है जी, सेम केस में आपके पास विंडोज भी अवेलेबल रहता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। अब आ जाओ S3 के लिए, S3 आप 5 GB यूज कर सकते हो। तो अगर आप 5 GB तक का डेटा अपलोड करते हो फ्री टायर अकाउंट में तो वो फ्री है। ठीक है, ओके। और 20,000 गेट रिक्वेस्ट, मतलब मैंने ये डाउनलोड किया है तो ये क्या है, ये है गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, और अगर मैंने कुछ आइटम अपलोड किया है तो वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी, यस नो बेबी, पुट रिक्वेस्ट, पुट डाल ले पुट रिक्वेस्ट। पुट, है ना। देखो समझो इस चीज को कि पुट डाल रहे हो तो आपको वो 2000 पुट रिक्वेस्ट है, तो 2000 आइटम अपलोड कर सकते हो और 20,000 डाउनलोड कर सकते हो फ्री टायर। ठीक है, अगर इसके आगे जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग लगेगी, कॉस्टिंग नॉमिनल है, क्योंकि आपने देखा प्राइसिंग तो आपने देख ही लिया है, $1.70 में आपको 40-50 GB की स्टोरेज मिल रही है। ठीक है, तो वो आपको रीजनेबल मिलेगी, तो लेकिन उसका चार्ज लगेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही RDS में 750 आवर्स मिलते हैं, और DynamoDB में 25 GB मिलते हैं, ये भी सर्विस हम करेंगे। ठीक है, लैम्डा करेंगे 1 मिलियन आपको ट्रांजेक्शन मिलती हैं, और SNS के अंदर भी आपको काफी सारे नोटिफिकेशन, तो ये कुछ सर्विसेज हम करेंगे और ये आपका फ्री टाइम में कवर हो जाएंगे। इन शॉर्ट, सर्विस पे जितना काम करना है कर लो, कोई प्राइसिंग नहीं लग रही। ठीक है, तो कल के एक्सपेक्टेशन है, कल आप लोग बकेट एक बना लोगे, और उस बकेट के अंदर कुछ आइटम्स अपलोड करके और उसको एक बार पब्लिकली एक्सेस करके देख लोगे। ठीक है, अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक आगे। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई रैप अप, और वी आर गुड टू रैप अप नाउ? प्रशांत, आई थिंक वी आर गुड टू रैप अप। जब हम लोग कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक देयर विल बी मोर बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल एंड बिल्कुल, एग्जैक्टली वही चीज है।
तो कल मिलते हैं और S3 को कंटिन्यू। बाय बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग हो गई ना? ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग को आपको रिकॉर्डिंग लिंक जो गूगल ड्राइव है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रशांत भाई। ओके ओके बाय बाय। बाय बाय।